नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आई की चैनल पे। मेरा नाम है मोहित चौहान और आज की डेट है 8 अगस्त 2021। आज की न्यूज़ जो लेकर आए हैं वो 7 अगस्त से रिलेटेड है। तो आज की न्यूज़ में आप देखेंगे कि बहुत सारी हैप्पी न्यूज़ भी हैं, बहुत सारी खुशी देने वाली न्यूज़ भी हैं। और आज की डेट में ही मतलब 8 ऑफ अगस्त में ख़त्म हो रहे हैं आपके टोक्यो ओलंपिक्स। सो टोक्यो ओलंपिक्स फॉर दिस ईयर इस साल के लिए बहुत अच्छे रहे हैं इंडिया के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ चीज़ें वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में बेसिकली इन न्यूज़ेस को कवर करते हैं। ये आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स और सभी जुडिशियल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो ये कुछ मेरे बारे में दे रखा है। नाउ सबसे पहली न्यूज, बिग मूवमेंट फॉर इंडिया, नीरज चोपड़ा विंस द ओलंपिक गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो। ठीक है, भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने जीता है ओलंपिक स्वर्ण पदक, जो कि मतलब एकदम इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। ये पहला ऐसा मेडल है जो ट्रैक एंड फील्ड में इंडिया ने हासिल किया है। ट्रैक एंड फील्ड जो इवेंट्स होते हैं उसमें पहला मेडल आया है इंडिया के पास। ठीक है, तो ये कौन लेकर आए हैं? ये लेकर आए हैं नीरज चोपड़ा। इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। ठीक है, जेवलिन थ्रो में इन्होंने ये प्राइज यहाँ पे जीता है। अगर आप इनके बात करें, पहले अटेम्प्ट में इन्होंने भाला फेंका था 87.03 मीटर। ठीक है, 87.03 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। फिर अपने दूसरे अटेम्प्ट में इन्होंने फेंका था 87.58 मीटर, मतलब ये इनका हाईएस्ट थ्रो रहा है अभी तक का पूरे ओलंपिक्स में। और इवन आप ये कह सकते हैं पूरे ओलंपिक्स का ये हाईएस्ट थ्रो रहा है 87.58 मीटर। ठीक है, और देखिए इसे गोल्डन थ्रो भी बोला जाता है क्योंकि काफी अच्छी फेंक है इनकी। 87.58 मीटर इनका अगला लक्ष्य, इन्होंने बोला कि 90 मीटर ये इनका यहाँ पे फेंकने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर नीरज चोपड़ा की बात करें तो ही इज जस्ट 23 ईयर ओल्ड। ये अभी सिर्फ 23 वर्षीय पुरुष हैं, तो अभी काफी अपनी यंग एज में है। आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि 28 तक आते आते इनका जो ग्राफ है वो काफी इंप्रूव होगा। ठीक है, 26-28 तक की जब इनकी एज आएगी तब तक इनका ग्राफ इंप्रूव होगा और तब तक इनके पास चांसेस रहेंगे लगभग 2 गोल्ड मेडल जीतने के। ठीक है, तो इंडिया के लिए अभी 2-3-4 गोल्ड मेडल ये बहुत आराम से लेकर आ सकते हैं अगले ओलंपिक्स में, अगले कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो जो कि बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इस चीज से रिलेटेड। सेकंड कौन रहे हैं? सेकंड रहे हैं वित्स जलाव वेस्ले। ठीक है, ये यहाँ पे वित्स जलाव वेस्ले, ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये यहाँ पे दूसरे स्थान पर रहे हैं। ये कौन से कंट्री के हैं, कौन से देश के हैं? चेक रिपब्लिक के। और तीसरा जो आपका यहाँ पे स्थान प्राप्त किया है वो भी चेक रिपब्लिक के ही एक रेसलर ने यहाँ पे हासिल किया है। ठीक है, तो ये एक बिग न्यूज है और वैसे भी एक वीडियो, इसके लिए सेपरेट वीडियो संदीप सर ऑलरेडी डाल चुके हैं। सो चलिए चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट जो न्यूज है, अगेन अ वेरी गुड न्यूज फ्रॉम ऑल, जो रेसलिंग वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में बजरंग पुनिया ने जीता है ओलंपिक कुश्ती का कांस्य पदक। कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है। अगर आप इधर देखें तो इन्होंने जो आपके रेसलर थे दैट इज दौलत नियाज़बिकोव, इनको हराया है, कजाकिस्तान के थे। ठीक है, तो इनको हराया है इन फ्री स्टाइल 65 केजी कैटेगरी में। ठीक है, 65 किलो वर्गीय जो आपका इस कैटेगरी में हो जाता है वर्ग में, इनको हराया है। किसको? दैट इज दौलत नियाज़बिकोव। ठीक है, किसने हराया है? बजरंग पुनिया ने। किस मेडल के लिए? ब्रॉन्ज मेडल के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, कितने कितने मार्जिन से हराया है? 8-0। देखिए, बजरंग पुनिया से इस बार उम्मीद करी जा रही थी फॉर गोल्ड, बट बिकॉज ऑफ हिज ओन मिस्टेक, या फिर आप ये कह सकते हैं किसी कारणवश, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि इनसे एक दो छोटी छोटी गलतियां हुई थी जिसकी वजह से ये उस मैच में हार गए थे। भला उसके अगर आप देखें उसके अलावा तो इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इज द बेस्ट परफॉर्मर इन द होल इवेंट। पूरे इवेंट में इनसे बढ़िया किसी ने परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, और इसी मेडल के साथ ये बन जाते हैं यहाँ पे 6th रेसलर। ठीक है, रेसलिंग में देखो आप सभी को पता है रेसलिंग में इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो रेसलिंग में ये 6th रेसलर यहाँ पे बन जाते हैं जिनको यहाँ पे कोई मेडल मिला है, ओलंपिक पोडियम पे कोई ना कोई मेडल मिला है। इससे पहले अगर आप देखें तो केडी जादव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, रवि कुमार दहिया, इनको ऑलरेडी मेडल मिल चुके हैं। रवि कुमार दहिया को इसी साल मेडल मिला है। ही वॉज ऑल्सो अ गुड कंटेंडर, तो इनको भी बहुत अच्छा यहाँ पे माना जा रहा था।
बट रवि दहिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाता है अबाउट द रेसलिंग। ठीक है, रेसलिंग से रिलेटेड आपका ये मेडल इंडिया के पास आया है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट नेशनल हैंडलूम्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन 7th of August। ठीक है, इंडिया हैज मार्क द 7th नेशनल हैंडलूम डे। 7th नेशनल हैंडलूम डे है, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से नहीं मनाया जा रहा है ये। ठीक है, और ये यहाँ पे लीगेसी शो कर रहा है इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री की। ठीक है, जो आपके राष्ट्रीय हथकार दिवस है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इधर आप देखेंगे भारत ने भारतीय हथकरघा उद्योग की 7वीं विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को चिन्हित किया है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगी अबाउट द नेशनल हैंडलूम डे। अब देखिए इस दिन किया क्या जाता है। इस दिन इंडिया में जितने भी आपके बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड हो जाता है ये। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट में ये यहाँ पे क्या शो करते हैं कि हम इंडिया के जो जितने भी हैंडलूम प्रोडक्ट हैं, जितने भी आपके कॉटन या फिर वुल प्रोडक्ट है, उनको शोकेस करते हैं, जो भी आपके फैब्रिक प्रोडक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर में ये चीज यहाँ पे आ जाती है, और ये हैंडलूम इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ पे बेसिकली दिखाया जाता है कि हमारे अंदर भी काबिलियत है, हम बहुत अच्छे से इस चीज को यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ और दिनों की बात करी थी अगस्त में ही। सबसे पहले हमने देखा था नेशनल वुमेन राइट्स डे जो ऑब्जर्व हुआ था। नेशनल वुमेन राइट्स डे जो ऑब्जर्व किया था हमने कब, दैट इज ऑन अगस्त 1st अगस्त को हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था। फिर जो कि ट्रिपल तलाक बिल के उसमें आया था। फिर उसके बाद इधर आप देखेंगे कि एक और हमने वीक के बारे में जाना था, दैट इज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ठीक है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यहाँ पे हो जाएगा 1 से लेके 7 अगस्त तक। ठीक है, फिर एक और हमने दिन जाना था, दैट इज हिरोशिमा। हिरोशिमा डे कब था, ये था आपका 6 अगस्त में। ठीक है, तो ये दिन के बारे में भी हमने जाना था पिछले कुछ अपने वीडियोस में। तो नेशनल वुमेन्स डे, नेशनल वुमेन्स राइट्स डे, तो मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे हम यहाँ पे बोलेंगे, नेशनल मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे। ठीक है, मुस्लिम वुमेन राइट्स डे 1 अगस्त को है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक था 1 से लेकर 7 अगस्त तक। हिरोशिमा डे था आपका 6 अगस्त में। तो ये चीज यहाँ पे आ जाती है। फिर नेक्स्ट न्यूज, एक अवार्ड मिला है जो इंडिया और भूटान को मिलके मिला है। ठीक है, तो इधर आप देखेंगे कि भूटान में मंगदेछू जो आपका जल विद्युतीकरण परियोजना है उसमें हमें मिला है, दैट इज ब्रूनेल मेडल। ठीक है, ब्रूनेल मेडल यहाँ पे देख पाएंगे, ब्रूनेल मेडल हमें मिला है। मतलब भूटान और इंडिया दोनों को ये मिला के ये मेडल मिला है। तो इधर आप देखेंगे भूटान्स इंडिया असिस्टेंट मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज कन्फर्ड विद द ब्रूनेल मेडल अवार्ड बाय द, ये लंदन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, आईसीई के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। किस चीज के लिए दिया गया है, इन द एक्सीलेंस इन सिविल सर्विसेज, सिविल इंजीनियरिंग, सॉरी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाता है, दैट इज एक्सीलेंस इन सिविल इंजीनियरिंग में इन चीज को अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, ये जो अवार्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अवार्ड इंडिया के द्वारा, बेसिकली इंडिया के एक एनवॉय हैं उनके द्वारा भूटान के जो रुचिरा कंबोज, इन्हें प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये हो जाता है आपके रुचिरा कंबोज जिनको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब ये जो बेसिकली अवार्ड है, ये जो मोगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी के चेयरमैन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनको दिया गया है। और इसकी वजह से देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जितने भी आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना जो इंडिया के द्वारा बनाए जा रहे हैं भूटान में, ये बेसिकली सारे ही वो प्रोजेक्ट होने वाले हैं जो इको फ्रेंडली होने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है, बेसिकली ये सारे सस्टेनेबल होने वाले हैं। तो इंडिया ने ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया है जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करेगा। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट हर सालाना 2.4 मिलियन, ठीक है, GHG ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करेगा। इट विल रिड्यूस द ग्रीन 2.4 मिलियन GHG गैसेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प करेगा हमारे पर्यावरण को बचाने में।
फिर अगर आप इंडिया और भूटान की बात करें, लगभग इंडिया और भूटान का टारगेट कितना है, 12,000 मेगावाट के लगभग यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने हैं। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो भूटान के बारे में कुछ जान लेते हैं। भूटान की अगर बात करें तो यहाँ पे भूटान की कैपिटल क्या है, भूटान की कैपिटल हो जाएगी थिम्पू। ठीक है, दिस इज कैपिटल। फिर भूटान के पीएम कौन है, भूटान के पीएम है लोते सेरिंग। ठीक है, लोते सेरिंग ये यहाँ पे इनके पीएम हो जाएंगे। भूटान की करेंसी क्या है, तो ये हो जाएगा भूटानीज नगुलत्रम। ठीक है, भूटानीज नगुलत्रम ये यहाँ पे हो जाएगा इनकी करेंसी। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हो जाती हैं अबाउट द मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंडिया का फर्स्ट हार्ट फेलियर बायो बैंक स्टार्ट हुआ है एट SCTIMST इन केरला। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक कहाँ पे तैयार हुआ है, ये हुआ है आपका केरला में। ठीक है, SCTIMST ये क्या है, दैट इज श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बेसिकली इनोग्रेट हुई है, यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम लगाई गई है। तो यहाँ पे हमारे लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एक तो ये हो गया फर्स्ट हार्ट फेलियर बायो बैंक कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ है। दूसरा क्या है कि केरला का सीएम कौन है, हु इज द सीएम ऑफ केरला, तो यहाँ पे हो जाएंगे दैट इज पिनाराई विजयन। ठीक है, पिनाराई विजयन यहाँ पे केरला के सीएम हो जाएंगे। केरला के गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ केरला, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान इनके यहाँ पे गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये यहाँ पे रिसर्चेस वगैरह करेगा किस चीज के लिए, जो भी हार्ट फेलियर होता है। आप सभी को पता है कि इंडिया में हार्ट फेलियर की जो दर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो उस वजह से क्या है कि यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया है ताकि ये रिसर्च वगैरह कर सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और उससे कैसे बचा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, लद्दाख में रिमूव कर दिया गया है इनर लाइन परमिट को फॉर इंडियन नेशनल्स। ठीक है, मतलब जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए अब इनर लाइन परमिट लेना मैंडेटरी नहीं होगा, आवश्यकता को हटाया गया है। यहाँ पे जो आपका मैंडेटरी किया गया था उस चीज को यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। देखिए जो आपका इनर लाइन परमिट है वो यहाँ पे इन्होंने कब इसके बारे में जानकारी दी है, दैट इज अगस्त 6 2021 में इसकी यहाँ पे जानकारी दी है कि अब इंडियंस जो हैं, इंडियन नेशनल्स जो हैं, उनको लद्दाख में जाने में ILP लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, जो इंडियन नेशनल्स हैं उनके लिए कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, और वहीं पे जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट को 15 दिन तक के लिए, बेसिकली 7 से 15 दिन तक अगर वो घूमना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे कैन वेरी इजीली, मतलब वो यहाँ पे बहुत आराम से घूम फिर सकते हैं। अब ये किया क्यों गया है, क्योंकि ताकि हम यहाँ पे अपना टूरिज्म इंक्रीज कर सकें। ठीक है, टूरिज्म हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकें कैसे एरियाज में, जो आपके बॉर्डर एरियाज हो जाते हैं। देखो बॉर्डर एरियाज में जब टूरिज्म इंक्रीज होता है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी देश के लिए। क्योंकि देखो अब मान लीजिए कि कोई बहुत छोटा सा विलेज है इंडिया का, जो यहाँ पे एकदम LAC के पास आता है। ये जो विलेज है, देखो कई बार जब जब भी चाइना की तरफ से उनकी आर्मी आती है या फिर उनके लोग आते हैं इंडिया में, ठीक है, इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले जो उनको काउंटर करता है या फिर सबसे पहले जो उनको सामने दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं इंडिया के ये लद्दाखी पीपल। ठीक है, जो लद्दाखी लोग हो जाते हैं यही दिखाई देते हैं। और यही लद्दाखी लोग होते हैं जो फोन करके आपके आसपास के पुलिस स्टेशन या फिर जो भी आपका आर्मी कैंप होता है वहां पे इंफॉर्मेशन देते कि ऐसे ऐसे चाइना के लोग इंडिया में एंटर हो चुके हैं। ठीक है, तो यही लोग जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो जाता है। ठीक है, हमारी जो पहली सीमा हो जाती है जहां पे हम डिफेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कई बार क्या होता है यहाँ पे बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक, मतलब आपके यहाँ पे पैसा नहीं कमा पाते हैं ये लोग, कोई इकोनॉमिक ऐसा एक्टिविटी नहीं है, तो ये लोग शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द इनर साइड। ठीक है, भारत में अंदर जो आपके शहर आ जाते हैं उनमें शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, इस वजह से ये लोग यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे घोस्ट टाउन बन चुके हैं। ठीक है, घोस्ट टाउन।
भूतिया शहर टाइप के आपके ये बन चुके हैं, मतलब बिल्कुल खाली हो चुके हैं। मतलब चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, इस वजह से गवर्नमेंट क्या सोच रही है, अगर यहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा जाएंगे, ठीक है, अगर आपके बॉर्डर एरियाज में टूरिस्ट ज्यादा जाएंगे तो इनके पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी और ये यहाँ पे अपना आराम से रह पाएंगे। ये इसलिए इंक्रीज किया जा रहा है फॉर द बॉर्डरिंग एरियाज इन न्योमा नुब्रा, जो आपके लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है, ये हो जाता है आपका कारगिल डिस्ट्रिक्ट, आप ध्यान रखेंगे दिस इज द कारगिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखिए, दिस मूव्स विल हेल्प इंडियन नेशनल्स टू मूव लद्दाख एंड एक्सटेंशन ऑफ फॉरेनर विल बूस्ट द रूरल टूरिज्म इन द यूनियन टेरिटरी। जो आपका रूरल टूरिज्म है, ठीक है, जो आपका गांव में जाके लोग रहते हैं, गांव में जाके लोग जो टूरिस्ट बन जाते हैं, टूरिस्ट बनते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बेसिकली वो बूस्ट करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ठीक है, रूरल एरियाज में। तो ये हो जाता है आईएलपी क्यों हटाया गया, थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ाया है बट कोई दिक्कत नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है आपकी न्यूज रिगार्डिंग द जॉनसन्स एंड जॉनसन्स सिंगल डोज कोविड 19 वैक्सीन। तो ये पहली सिंगल डोज कोविड 19 वैक्सीन है जो अप्रूव करी गई है फॉर द इमरजेंसी यूज इन इंडिया, ठीक है। इसको यहाँ पे स्वीकृति मिल गई है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को, ठीक है। और ये टोटल अब इंडिया में 5 वैक्सीन है जो इमरजेंसी यूज के अंदर चल रही हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगी। और फर्स्ट वैक्सीन है किस चीज के लिए, दैट इज फॉर द सिंगल डोज वैक्सीन, ठीक है। सिंगल डोज वैक्सीन में काफी अच्छी यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देती है, मतलब काफी अच्छी यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपका जेंसन 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 वैक्सीन, इसे आप बोलेंगे जेंसन कोविड 19 वैक्सीन, ठीक है। जेंसन कोविड 19 वैक्सीन के नाम से यहाँ पे जानी जाएगी। और अगर आप इस वैक्सीन की बात करें, ठीक है, तो इस वैक्सीन की बात करें तो डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एडिनोवायरस, तो ये ह्यूमन एडिनोवायरस के आधार पे बनाई गई है, ठीक है, ह्यूमन एडिनोवायरस के आधार पर बनाई गई है। जिसमें कि अगर आप देखें तो ये बेसिकली क्या करता है, जो आपके जीन्स होते हैं ना, जीन्स को रोक के रखता है कि ताकि वो यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन्स ना बना सके। जो आपका SARS-CoV-2 वायरस है, कोविड 19 वायरस है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे क्या ना बना सके, यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन ना बना सके, जिससे कि हमारे शरीर को काफी ज्यादा हानि पहुंचती है। और ये एक ही डोज में जितनी आपको इम्यूनिटी है उतना प्रोवाइड यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। ओनली सिंगल डोज, ठीक है, फर्स्ट डोज ही यहाँ पे इनफ हो जाती है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोविड 19, जो आपकी बीमारी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको इसे फ्रोजन टेम्परेचर में रखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि हमारे पास उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर द डे, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियोस पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी बता सकते हैं अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पे चाहते हैं तो, ठीक है। वी वेरी वेलकम द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फ्रॉम यू। अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।